हेलो स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक की बात करते हैं जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्रांतिक कोण या रिपोज कोण, क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, क्रांतिक कोण या रिपोज कोण, क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए, अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमको इंक्लाइंड सरफेस पढ़ना है। ठीक, आनत तल पढ़ना है, आनत तल। ठीक, आनत तल मतलब जो इस क्षैतिज तल से कुछ डिग्री पर झुका हुआ हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ एंगल पर झुका हुआ हो, वही आनत तल कहलाता है। देखिए, किसी आनत तल, किसी इंक्लाइंड प्लेन द्वारा क्षैतिज से बनाया गया वह अधिकतम कोण जिस पर रखा कोई भी पिंड बिना किसी बाह्य बल के स्थिर अवस्था में रह सकता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, मतलब किसी आनत तल द्वारा क्षैतिज से बनाया गया वह अधिकतम कोण जिस पर रखा हुआ कोई भी पिंड बिना किसी बाह्य बल के, कोई भी बॉडी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के स्थिर रेस्ट में रहता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब कि ये हमारा, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइन प्लेन है, तो थीटा का वह मान जिससे इस पर रखा पिंड अपने आप रुका रहता है, कोई भी इसको फोर्स ऊपर की ओर नहीं लग रहा है खींचने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये मोबाइल है। ठीक, सपोज करिए ये कोई पिंड है। अब इस पे हमने एक कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे हमने एक बॉडी रख दिया है। ठीक, ये ढक्कन। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल से उठाएंगे। ठीक, कुछ एंगल मिल रहा है, एंगल बढ़ रहा है। अब इस एंगल को तब तक बढ़ाना है कि पिंड मूव नहीं करना चाहिए, मूव करने के ठीक पहले, यानी कि यहाँ से इतना एंगल हमारा, इस एंगल के बाद हम थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो ये पिंड मूव कर जाएगा। अब हमको बस ये समझ लीजिए, ये कंडीशन। ठीक, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा थोड़ा ऊपर करेंगे। ठीक, ऊपर करेंगे और ये इतना ही ऊपर होना चाहिए कि पिंड अपने आप रुके, सरके ना। ठीक, तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है। तो हॉरिजॉन्टल से और प्लेन के बीच वह न्यूनतम कोण जिस पर रखा कोई पिंड अपने आप स्थिर अवस्था में रह सकता है, यही कोण क्रांतिक कोण या रिपोज कोण कहलाता है। ठीक है, देखिए, सपोज करिए इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक पिंड रखा हुआ है। ठीक, इसको हमने उठाना शुरू किया। ठीक, तब तक उठाएंगे जब तक कि पिंड रुका रहेगा, मतलब कि इससे थोड़ा भी, सपोज करें थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही 30.5 डिग्री करेंगे वैसे ही पिंड मूव कर जाएगा। तो हमारा जो थीटा होगा, जो 30 डिग्री होगा, वही हमारा एंगल ऑफ रिपोज होगा। अब सपोज करें ये पिंड इंक्लाइन प्लेन पर रुका हुआ है, यानी कि पिंड अब चलने ही वाला है, थोड़ा भी एंगल बढ़ेगा पिंड चल देगा। ठीक, तो यानी कौन सी कंडीशन होगी, ये लिमिटिंग कंडीशन होगी, और एंगल ऑफ रिपोज हमेशा लिमिटिंग कंडीशन के लिए होता है। ठीक, अब देखिए, ये हमारा पिंड है। ठीक, इसका भार वर्टिकली डाउनवर्ड आता है। ठीक, ये अगर थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको ठीक ऐसे ही पीछे बढ़ा लीजिए और इस mg को आप कंप्लीट कर लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। ठीक, ये 90 होगा। ठीक, अब कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे कि ये थीटा कैसे आया है। ठीक, ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा कैसे आएगा। तो एक तो ये तरीका जो हम बताए थे कि दो परपेंडिकुलर लाइन आप लोग खोज लीजिए। अब देखिए, दो प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, mg ठीक परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। ठीक, और r जो है वो ठीक परपेंडिकुलर है इंक्लाइंड प्लेन के। तो यानी कि इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर एक mg है, एक r है। तो mg और r के बीच जो कोण बनेगा वही हमारा इस कोण के बराबर होगा। ठीक, यानी r को थोड़ा पीछे बढ़ा लीजिए और mg को, तो mg और r के बीच का कोण जो ये थीटा होगा, ये तो ये भी थीटा होगा। ठीक, पहला तो ये है कि परपेंडिकुलर लाइन देख लीजिए, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर अगर आपको लाइन मिल जाती है तो उन दोनों के बीच का एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। और दूसरा, कुछ मैथमेटिकल तरीके हैं, गणितीय तरीके हैं, उसको आप लोग लगा के कुछ यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा, फिर उसके बाद देख लीजिएगा कि थीटा 90 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है। ठीक है ना।
वहाँ से भी मिल सकता है। तो अब ये mg जो हमारा वर्टिकल है, ये अब हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन हमारा रेफरेंस प्लेन नहीं रहेगा। अब जो हमारा मुख्य तल जो आएगा वो इंक्लाइंड होगा, यानी कि इसके इंक्लाइंड प्लेन के हमको परपेंडिकुलर या पैरेलल हमको फोर्स खोजना पड़ेगा। ठीक, अगर इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल या परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है तो उसको दो कंपोनेंट इसी इंक्लाइंड प्लेन पे हमको तोड़ना पड़ेगा। अब हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन से मतलब नहीं है। देखिए आर हमेशा इस प्लेन के लंबवत लगता है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, या देखिए अब इंक्लाइंड प्लेन के ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही पैरेलल है। ठीक, मतलब इस आनत तल के ना तो लंबवत है mg और ना ही उसके समांतर है। तो इस mg के दो कंपोनेंट टूटेंगे इस इंक्लाइंड प्लेन के रेफरेंस में। ठीक, ये अगर थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, यानी जहाँ से थीटा बनता है उसको कॉस होता है वो, यानी ये mg कॉस थीटा हो जाएगा, ये mg साइन थीटा हो जाएगा। और सीमांत घर्षण में पिंड किधर जाने वाला है, मतलब पिंड की गति करने की टेंडेंसी किधर है, नीचे की ओर, तो हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर लगेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है कि पिंड का द्रव्यमान m, ये सारा उसका डिस्क्रिप्शन है। चूँकि हम आनत तल पर रखी वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए भार mg के दो अवयव होंगे, दो कंपोनेंट होंगे और हमारा मुख्य तल आनत तल माना जाएगा। मुख्य तल अब हमारा आनत तल होगा। अब हम एक्स वाई पे नहीं ड्रा करेंगे, अब इंक्लाइंड पर ही हमको एक इंक्लाइंड प्लेन और इसी के ठीक परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा। ठीक है ना, तो यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर कोई रहेगा तो उसका भी दो कंपोनेंट बनेगा और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा तो उसका भी दो कंपोनेंट बनेगा। और दोनों कंपोनेंट, दोनों जो अवयव होंगे, mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा, एक mg कॉस थीटा, और दोनों कंपोनेंट आनत तल के लंबवत और समांतर होंगे, न कि क्षैतिज तल के। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चूंकि पिंड आनत तल पर स्थिर अवस्था में है लेकिन पिंड की गति करने की प्रवृत्ति नीचे की ओर है, इसलिए हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लगाएंगे। इस प्लेन को हमने मान लिया ये एक्स है और इसके लंबवत जो प्लेन है वो हमारा वाई है। तो सिग्मा एक्स में mg साइन थीटा किसके बराबर होगा, म्यू आर के बराबर होगा। ठीक है ना। अब वही कुछ लैंग्वेज आपको लिखना होगा, जो फ्रिक्शन हमारा लगेगा वो म्यू इंटू आर होगा। इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, अर्थात थीटा का मान बढ़ता है, जिससे साइन थीटा भी बढ़ता है और एफ एस भी बढ़ता है। ठीक, ये सब आप लोग देख लीजिएगा कि इस समय पिंड सरकने ही वाला होता है परंतु सरकता नहीं है। ठीक, जैसा हम लोग वो मोबाइल वाला देखे थे, पिंड सरकना नहीं चाहिए। ठीक, इतना एंगल होना है, यानी अर्थात किसी इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से बना वह कोण जिस पर पिंड सरकने ही वाला होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। 2-3 बार आप लोग इसको पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। लिमिटिंग कंडीशन में सिग्मा एक्स अगर हम कहें तो इस फिगर में सिग्मा एक्स क्या होगा, mg साइन थीटा बराबर म्यू आर। यहाँ पे आइए, mg साइन थीटा बराबर म्यू आर। और सिग्मा वाई करें तो r की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg कॉस थीटा के, r बराबर mg कॉस थीटा। अब इस r की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, mg साइन थीटा, ये mg कट जाता है, यहाँ से म्यू की वैल्यू आती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी म्यू बराबर टेन थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालें, यानी एंगल ऑफ रिपोज को हम थीटा दिखा रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज को हम थीटा मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, यानी उपरोक्त सूत्र से यह सिद्ध होता है कि घर्षण गुणांक क्रांतिक कोण एंगल ऑफ रिपोज के स्पर्शज्या के बराबर होता है। और पिछले में क्या था कि घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है, और एक चीज़ यहाँ पे और आ गई कि घर्षण गुणांक क्रांतिक कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो घर्षण गुणांक होगा वो क्रांतिक कोण और घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। ये भी प्रूव करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए म्यू बराबर टेन थीटा, तो आप लोग यही एंगल ऑफ रिपोज इतना डिराइव कर देंगे तो ये हो जाएगा।